आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर, जिसका आज हम पहला मॉडल पेपर पढ़ेंगे यानी इकाई प्रथम में। आपकी जो तीन इकाइयां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार की तीन इकाइयां हैं। तीनों इकाइयों में से आज हम पहली इकाई में से एक मॉडल पेपर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जानते हैं कि आपका पेपर है वो ABC, जिसको आप यूनिट कह सकते हैं, इकाइयां कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं। यानी इसमें विभाजित होता है। ए में आपके 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 20 अंकों के होते हैं, और बी में आपके 5 प्रश्न आते हैं जो वो भी 20 अंकों के होते हैं, और सी में आपके 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक इकाई को, जितनी इकाइयां हैं, आपने तीन इकाइयां हैं, तीन इकाइयों में विभाजित है। तीनों इकाइयों को हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। यानी जैसे इससे पहले अपन ने 8 पार्ट पढ़ लिए, ये इससे पहले जो 8 वीडियोस है वो 8 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। 8 वीडियो यानी 8 पार्ट के जो 13 वीडियो है, मैं समझता हूं कि आपने पढ़े होंगे, आपने देखा होगा और डिटेल्ड आपने पढ़ा है। अगर डिटेल्ड पढ़ा है तो इस पार्ट में से भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एबीसी जो विभाजन है उसके आधार पर हम जो है वो पार्ट ए का जो आज हम अध्ययन करेंगे इकाई प्रथम में, ये एक मॉडल पेपर ही मान लीजिए। इसी प्रकार के हम इकाई प्रथम के जो यानी जो ए भाग के जो यानी खंड ए के जो प्रश्न है उसका एक दूसरा वीडियो और जारी होगा। यानी 2 वीडियो में आपके फर्स्ट इकाई पूरी हो जाएगी। यूं कह सकते हैं कि इनमें से जो है वो 20 अंकों के जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर होने वाला है। पेपर में आपको कैसा लगता है, प्रश्न आपको याद होते हैं, कैसे होते हैं? पेपर को भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार का आपके पेपर आता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे जो आपके लेसन्स हैं यानी आपके अन्य जो विषय हैं वो भी मैं आपसे बता दूं कि आपके लिए कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इस इकाई के आपको 4 वीडियो उपलब्ध होंगे, और चारों वीडियो में आपके जैसे छोटे प्रश्न, मध्यम प्रश्न और लघु यानी निबंधात्मक यानी अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक और निबंधात्मक तीनों प्रकार के प्रश्न है वो 4 ही वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये इकाई एक है वो पूरी क्लियर हो जाएगी, यानी 8 पार्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और वैसे 8 पार्टों को आपको पढ़ना भी चाहिए। इस चैनल पर आपके लिए टेलीग्राम लिंक भी उपलब्ध है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज क्लासेस बाय डीआर लेक्चर के नाम से है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज क्लासेस बाय डीआर रोज लिख दीजिए, चाहे कॉलेज क्लासेस बाय डीआर लेक्चर लिख दीजिए, दोनों में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लिए देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंपटीशन की क्लासेस, इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा गांधी जीवन और दर्शन, यानी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आइए आज के इन प्रश्नों को देखते हैं, कैसे प्रश्न हैं, आपको कितने इनमें से प्रश्न आते हैं। जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, यानी आपने जो पार्ट पढ़े थे उन पार्टों में से आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले ही पार्ट में से है कि ब्रिटिश की रानी या ब्रिटिश साम्राज्ञी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कब प्रदान किया? और वो किया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल कब प्रारंभ किया? 1750 ईस्वी में। यानी जब 150 साल जब अंग्रेजों को यहाँ हो गए थे, तब उन्होंने क्या किया कि यहाँ की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया 1750 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को है वो इसकी स्थापना हुई। इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल से हम पढ़ लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। प्रश्न चौथा आता है आपके, किस भारतीय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? और वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। यानी जो अन्य जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न, क्योंकि भारतीय राजनीति में से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई और किसने की? ये तो आप जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। कहां की थी? बंबई में की थी। और उन्होंने एक नारा और दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगर प्रश्न आ जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, या वेदों के संरक्षण हेतु यानी स्वामी दयानंद ने कौन सा नारा दिया, तो उसका वो नारा था बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। छठा प्रश्न बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की?
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला जिसका नाम था मैडम ब्लावट्स्की और अमेरिका के विद्वान थे कर्नल अलकाट, उन्होंने मिलकर के 1875 ईस्वी में की थी। तो 1875 ईस्वी में यानी उन्होंने जो है स्थापना इसकी की थी। अगला प्रश्न बनता है कि जैसे प्रश्न है 7वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1 मई 1897 ईस्वी को। कलकत्ता के निकट बेलूर नामक स्थान पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1 मई 1897 को। वैसे इसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद की थी। रामकृष्ण जो है रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में कौन से समाचार पत्रों का योगदान रहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे इनमें से एक एक प्रश्न भी आ सकता है कि संवाद कौमुदी कब निकला? संवाद कौमुदी है वो 1821 में राजाराम मोहन राय का ही है। बंगदूत 1831 में, अमृत बाजार पत्रिका 1868 में, मुंबई समाचार 1882 में और इसके अलावा रस्त गुप्तार 1851 में और ट्रिब्यून जो है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। इन समाचार पत्रों का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख योगदान था। कौन कौन से समाचार पत्र थे? संवाद कौमुदी, बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, मुंबई समाचार, राष्ट्र गुप्तार और ट्रिब्यून। इनका बहुत ही अच्छा योगदान था। 9वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीयता के विकास में किन पुस्तकों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ्य पुस्तिकाओं का काम किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ और वंदे मातरम जो है इन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ्य पुस्तकों का काम किया था। 10वां प्रश्न है कि किस सन में आईसीएस परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष की थी? वो 1877 ईस्वी थी। 1877 ईस्वी थी। इसमें 21 वर्ष से घटाकर के यानी नागरिक सेवा में 18 यानी 21 से घटाकर के और 19 वर्ष कर दी थी। इसी के विरोध में एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देखिए प्रश्न आगे बनता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? और वो की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। कब की थी? 1876 ईस्वी में। आईसीएस परीक्षा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देने पर उनके विरोध में इस संघ की स्थापना की गई थी। यानी जब ये 1876 में ये कानून आया था आईसीएस को, वैसे 1876 में कानून आ गया था। इस कानून के विरोध में उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जिसमें 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दी, जिससे क्या है कि बहुत सारे भारत के जो टैलेंटेड जो विद्यार्थी थे वो इस परीक्षा में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते थे। अगला प्रश्न है किस उपद्रव के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने बिना अभियोग का निर्णय किए 49 सिखों को तोप से उड़ा दिया था? और वो था 1872 ईस्वी का मालेरकोटला उपद्रव। 1872 ईस्वी में मालेरकोटला उपद्रव हुआ जिसमें अंग्रेज सरकार ने कोई अभियोग पर कोई निर्णय डिसीजन नहीं लिया और 49 लोगों को वहां पर तोप से उड़ा दिया था। 13वां प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन क्यों किया? देखिए ये जो प्रश्न है वो 150 वाले और 20 शब्दों वाले, 20 से लेकर के 150 शब्दों तक का या 20 से लेकर 50 शब्दों तक का जो है छोटे प्रश्न जो अति लघुत्रात्मक वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन क्यों किया? लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया था। इस तरह आपको लिखना है। 14वां प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसने पारित किया? और वो किया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किया था और भारत के शिक्षित वर्ग ने इस एक्ट को गेंगिट एक्ट का नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था? गेंगिट एक्ट। तो यदि मान लो प्रश्न आ जाता है गेंगिट एक्ट के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है तो वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इल्बर्ट विधेयक कब पारित किया गया? इल्बर्ट विधेयक देखिए लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 ईस्वी में और उस समय के तत्कालीन जो विधि मंत्री थे इल्बर्ट, उन्होंने ये विधेयक रखा था जिसके अंतर्गत भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया। इल्बर्ट विधेयक में भारतीय जज जो थे उनमें अंग्रेजों का मुकदमा सुनने का पहले अधिकार नहीं था, 1883 में दिया गया। हालांकि इसको पूर्णतः कोई लागू नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसमें एक शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्ववर्ती संगठनों के नाम बताने हैं। इससे पहले के कौन कौन से संगठन थे? एक तो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में हुआ और वो जो आईसीएस परीक्षा के विरोध में हुआ था।
पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा 1881 ईस्वी में। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे आराम से पढ़ लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में उत्पन्न हुआ, या यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता किसे माना गया है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो वो अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम के मस्तिष्क में इस संस्था का विचार उत्पन्न हुआ और उन्हें इस संस्था का जन्मदाता माना जाता है। एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसको एओ हुम भी आप लिख सकते हैं, एओ हुम जो थे वो कांग्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 25 से 28 सितंबर 1885 को होना था। अर्थात इस संघ की स्थापना 25 से 28 सितंबर 1885 को होना था, जबकि पूना में हैजा फैलने के कारण इस अधिवेशन का पूना के स्थान पर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में 28 दिसंबर 1885 को प्रातः 11 बजे रखा गया। 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आप लिख सकते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इनकी स्थापना की, यानी अध्यक्षता की थी। तो होना कब था? 25 से 28 सितंबर को होना था, लेकिन और होना कहां था? पूना में था, लेकिन पूना में हैजा शुरू हो गया था, और हैजा शुरू होने से क्या है कि उस स्थान को बदला गया और बदल करके वो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में रखा गया, 11 बजे रखा गया। इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता विभिन्न धर्मों के लोगों ने की है, उनके नाम बताने हैं। देखिए, प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारत के ईसाई थे। दूसरे दादा भाई नौरोजी थे जो पारसी थे। तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे, मुसलमान थे। चौथे जॉर्ज ह्यूल थे जो अंग्रेज थे। पांचवें सर विलियम वेडरबर्न थे जो अंग्रेज थे। यानी इस प्रकार है वो लगातार जो है विभिन्न धर्मों के लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कोई किसी एक धर्म का नहीं था। 20वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? प्रथम अधिवेशन हुआ जा यानी 28 दिसंबर 1885 को जो हुआ उसमें कितने प्रतिनिधि आए थे? उसमें आए थे 72 प्रतिनिधि। कितना आए थे? 72 आए थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ यानी 1886 में जो हुआ उसमें 436, 87 वाले में 607 और चौथा अधिवेशन जो हुआ उसमें 1248 प्रतिनिधि, और इस प्रकार आगे आगे बढ़ते गए। बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश शासक के काल में हुआ? और हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब माना जाता है? कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और वो हुई थी 30 सितंबर 1906 ईस्वी को। कब हुई थी? 1906 ईस्वी को, 30 सितंबर 1906 को। अब कैसे मानी जाती है, थोड़ा सा इसको खुलासा बता देता हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? अगर प्रश्न आ जाता है तो वो रखा था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम संघ के नाम से कोई एक राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। जितने भी उनके पास मौलवी मुसलमान जितने भी लोग थे उन लोगों के सामने उन्होंने, जिसका नाम था सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब थे, उन्होंने ये रखा था कि भाई हमारे लिए एक इस प्रकार के संघ का बनाया जाए। और उसके अनुसार उन्होंने 30 सितंबर 1906 को एक मीटिंग हुई उन लोगों के अनुसार, और फिर उसके नवाब वकार उल मुल्क जो है इसके अध्यक्ष थे। जो मीटिंग हुई थी, जिस प्रकार जैसे कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस की मीटिंग में डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, इसी तरह जो ये मुस्लिम संघ यानी जो एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए जो संघ की स्थापना यानी अध्यक्षता जो है नवाब वकार उल मुल्क कर रहे थे। और 30 सितंबर 1906 को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, और आज भी हम जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका 30 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हो गई। और इसके प्रथम जो यानी जो विचार रखने वाले थे नवाब सलीमुल्लाह खान थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नवाब वकार उल मुल्क थे। सूरत विच्छेद कब हुआ? सूरत विच्छेद 1907 ईस्वी में हुआ था, जिस दिन कांग्रेस दो पक्षों में नरम दल और गर्म दल के रूप में बंट गई, और दोनों दलों के मध्य जो समझौता है वो 1915 में हुआ। 1907 में तो उनमें विभाजन हुआ और 8 वर्षों तक वो अलग अलग रहते थे, यानी कहने का अर्थ है उनके विचार नहीं मिलते थे। हालांकि उद्देश्य एक ही था, देश सेवा या देश को स्वतंत्र कराना, लेकिन 1915 में जो है उनका समझौता भी हो गया था।
25वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की अवधि क्या है। गांधी युग जो है कब से कब तक माना गया है, और राष्ट्रीय आंदोलन में है वो 1920 से 1947 का जो युग है वो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी केवल राष्ट्रीय कांग्रेस का ही नहीं, राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। इसलिए इस युग को राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है, 1920 से 1947 की अवधि। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कब किया। 1893 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? शिकागो में किया था, जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और जहां पर क्या है कि यानी ये सा कहा जाता है कि भारत का वहां पर कोई स्थान नहीं था, वहां पर जीरो लिखा हुआ था, और जीरो को उन्होंने पृथ्वी मान करके अपना भाषण दिया, और उनका प्रभावशाली भाषण, उनके भाषण से पूरा जो विश्व है वो चकित रह गया था। 27वां प्रश्न है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन है अरविंद घोष का। स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य, एक वो है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वो लोकमान्य तिलक का है। लेकिन अरविंद घोष का यह है स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है, ये अरविंद घोष का है। इसके बाद है 19वीं सदी का सबसे भीषण अकाल कौन सा था, और वो था 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा था। 19वीं शताब्दी में 1876 से लेकर 1900 तक, यानी लगभग जो 25 वर्ष का जो समय था, 25 वर्ष के समय में 18 अकाल पड़े थे। कितने? 18 अकाल पड़े थे, और जिनमें से 1896 से 93 में जो अकाल पड़ा था, जो सबसे भयंकर अकाल था, और इसका प्रभाव 7 करोड़ जनसंख्या पर और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा। यानी यूं कह सकते हैं कि पूरा भारत है वो इसके चपेट में आया था, पूरा भारत चपेट में आया था, जिसको छिन्नवे का अकाल भी कहा जाता है। छिन्नवा का अकाल, एक छपनियों अकाल, इस प्रकार के अकाल आए थे वो। लाल बाल पाल कौन थे? ये तीनों उग्रवाद राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। लाल बाल पाल है वो तीनों उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, यानी नरम दल के नहीं, गरम दल के नेता थे। तीनों किसके थे? गरम दल के। उनमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। लाला लाल, बाल बाल गंगाधर, विपिन चंद्र पाल पाल, तो इसलिए इनको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम कब व किसने पारित किया? जरूर बताइएगा कि मेरे समझाने का तरीका आपको कितना समझ में आता है, यानी मैं जो समझा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जब फीडबैक आते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई जैसे मेरा जो समझाना है वो आपके लिए अच्छी तरह से, मेरा संप्रेषण है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा है। कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम कब और किसने पारित किया? और वो किया था लॉर्ड कर्जन ने 1891 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने किया था 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, देखिए लॉर्ड कर्जन ने किया था 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिसमें विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय के जो सीनेट और सिंडिकेट में जो भारतीय लोगों को लिया जाता था, उन लोगों की जो है प्रतिनिधित्व कम कर दिया था, उनकी संख्या घटा दी थी। इसका भी विरोध हुआ था। किस अधिनियम के तहत भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था? वो कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत के समाचार पत्र थे, उनकी जो स्वतंत्रता थी उसको नियंत्रित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, यानी वो जो है बहुत सारी पाबंदियां उन पर लगा दी, और वो भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में था। 1904 में जो हुआ था प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम। क्या नाम था उसका? प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम जो था। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य किसे कहा गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य बंगाल विभाजन कहलाता है, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने किया था। यानी बंगाल विभाजन वैसे 1905 माना जाता है, लेकिन 16 अक्टूबर जो है डेट यदि पूछी जाता है तो 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंगाल विभाजन का आदेश किया था, जिसको सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य कहा जाता है लॉर्ड कर्जन का। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि नेता किसे कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल तीनों उग्रवादी थे, उग्रवाद के जो नेता थे, उग्र राष्ट्रवाद के, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि नेता माना जाता है। महात्मा गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ कब किया? यानी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कब प्रवेश किया? 1893 ईस्वी में। कब से, कहां से? दक्षिण अफ्रीका की जो रंगभेद नीति है उसका विरोध करके वहां उन्होंने एक सत्याग्रह किया और वहां से ये चमक गए। रोलेट एक्ट क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट,
रोलेट एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध काल के बाद आतंकवादी तत्वों पर जब ये यानी जो दूसरा पहला विश्व युद्ध जो चल रहा था, पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1918 में, और खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करने के लिए सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप दिया। रोलेट एक्ट जो आया था, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने लागू कर दिया और कहा कि ये जो सरकार के हित में है, क्योंकि युद्ध जो है अभी अभी समाप्त हुआ ही है और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो आतताई शक्तियां हैं वो उभर सकती है, इसलिए उनका दमन करना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, वो एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट में क्या था, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। कब किया गया था? 18 मार्च 1919 को। और जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। गांधी जी ने इसको बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा था। नेहरू जी ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? देखिए, 13 अप्रैल 1919 को हम जानते हैं क्या था, उसी दिन हत्याकांड माना जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जानकारी क्या है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक सत्याग्रह प्रारंभ किया था और 30 मार्च 1919 को पूरे देश में एक सार्वजनिक हड़ताल रखने की बात की गई थी। यानी जब रोलेट एक्ट आ गया था, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 30 मार्च 1919 को एक सभा रखी जानी थी और जिसे क्या फिर स्थगित करके और 6 अप्रैल को रख दी गई। 6 अप्रैल को पूरे देश में, सारे शहरों में, गांवों में हड़ताल हुई तो 6 अप्रैल को हड़ताल हुई तो 7 अप्रैल को क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 7 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो थे, उनको धर्मशाला में नजरबंद करके अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि सत्यपाल और डॉक्टर किचलू है, उनको यहाँ पर अमृतसर में नहीं लिया जाए और अमृतसर से दूर उनको नजरबंद कर दिया जाए, अर्थात उनको कहीं दूर ले जाए। ये 10 अप्रैल की बात है। 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 10 अप्रैल को ये दोनों ही नेताओं को धर्मशाला में बंद करके और अमृतसर से निकाल दिया जाता है। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि सरकार का विरोध किया और विरोध करने के लिए उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था, उस बाग में एक सभा इकट्ठी की गई। उसमें लोगों ने सभा की और उस सभा में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, लेकिन जब उस समय के जो जनरल डायर थे, सेना के प्रमुख थे पंजाब में, उस सेना के सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर को जब पता चला तो उन्होंने अंधाधुंध और अनावश्यक गोलीबारी करवाई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हो गए। और इसी दुखांतिका को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर देखें इनको। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई, और वो थी हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी थी? हंटर कमेटी 1919 में ही की गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई कब पहुंचे थे? प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स है वो मुंबई पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर कांग्रेस के सदस्यों ने उसका स्वागत हड़ताल के माध्यम से किया था। अब इससे प्रश्न आ सकता है कि यानी किस अधिकारी के बंबई पहुंचने पर उसका स्वागत हड़ताल के माध्यम से किया गया, और वो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि 17 नवंबर 1921 को यहाँ भारत में आए थे, बंबई उतरे थे। चोरी चोरा कांड के बारे में बताइए, चोरी चोरा कांड क्या था या कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता उत्तेजित हो गई। यानी जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो अब ये आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन चलने से क्या हुआ कि वहां के जो पुलिस थे, अंग्रेज अधिकारी जो थे, उन्होंने वहां की जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो 5 फरवरी 1922 को उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्रताड़ित कर दिया, जिससे वहां गांव के लोग हैं वो उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होकर के उन्होंने थाने में आग लगा दी। आग लगाने से वहां का थानेदार जल गया, 21 सिपाही जल करके मर गए, जिससे क्या है कि चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना का जब गांधी जी को पता चला तो अहिंसावादी जो है गांधी जी, इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अपने जो साथ के लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की, उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने जैसे चित्तरंजन दास से बात की, मोतीलाल नेहरू से, लाला लाजपत राय से, सुभाष चंद्र बोस से, इन नेताओं से उन्होंने बात की। इन नेताओं ने कहा कि नहीं, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ये जो है आंदोलन है वो खत्म नहीं करना है, इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना है, लेकिन
उन सभी की नहीं मान करके उनकी जो आत्मा है, उन्होंने कहा कि ये हिंसा हो जाएगी और हिंसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने 11 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को यानी समाप्त करने की घोषणा करवा दी। 41वां प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी को कब गिरफ्तार किया? चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ और गांधी जी को कब गिरफ्तार किया? 10 मार्च 1922 को। और कितने साल की सजा दी? 6 साल की सजा दे दी गई। मुकदमा चला करके 6 साल की उन पर सजा दे दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पास किया गया? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पास किया गया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन प्रारंभ हुआ, फिर 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। तो यानी हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 1929 ही कह सकते हैं। इस दिन जो है प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 12 बजे रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए अपने देश का संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि इस दिन है वो घर घर पर तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसलिए महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा पर टिप्पणी लिखिए। दांडी मार्च यात्रा क्या थी? देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ, मतलब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर के 24 दिनों में पूरी की। यानी 24 दिन लगे थे, 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन में पूरी की। 5 अप्रैल 1930 को अर्थात 24 दिनों में दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। अगर प्रश्न आ जाता है कि वो दांडी कब पहुंचे, तब तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे और नमक कानून का उल्लंघन है वो 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? और वो किया था 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस की अखिल भारतीय समिति की एक बैठक हुई थी 7 अगस्त 1942 को, यानी 14 जुलाई 1942 के अनुसार। फिर क्या है कि थोड़े कुछ संशोधनों के साथ इस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को इसको पूरा पारित कर दिया गया, यानी पूर्णतः भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 परिणाम लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की, यानी इस आंदोलन से भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों को यहां से छुड़वाने के लिए, यानी भारत का जो स्वतंत्रता अभियान था, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, वो उसकी पहली पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यह आंदोलन जनसाधारण में जन जागृति उत्पन्न करने में असाधारण रूप से सफल रहा, यानी लोगों में जागृति उत्पन्न करने में बहुत अधिक सफल रहा था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 2 कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अंग्रेजों को भारत नहीं छुड़ा पाए, तो कारण क्या था? एक तो था संगठन का अभाव, यानी उसमें जो संगठन था उसमें संगठन नहीं था। जैसे सक्रिय जो नेता थे, जैसे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो उनकी कोई योजना नहीं थी, एक कार्यक्रम की अनिश्चितता थी। सभी नेताओं के पास, सभी लोगों के पास कार्यक्रम की योजना नहीं थी कि कहां से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए। और यदि मान लो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद जो नेता बाहर रहते हैं उनका क्या काम होना चाहिए, पूरा है वो यानी यूं कह सकते हैं कि चरणबद्ध नहीं था ये। 48वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था? और वो नारा दिया था करो या मरो का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे विचार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। तो आप इसे मॉडल को आप पढ़ते रहें, इसी प्रकार आपके मॉडल आते रहेंगे और अन्य विषयों के भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, पॉलिटिकल फर्स्ट के भी आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, सारे विषयों के जो आते रहेंगे। फाइनल के भी आएंगे, फर्स्ट ईयर के तो चढ़ाए हुए हैं, फर्स्ट ईयर के वाले तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए अच्छा है। जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।